तो आज हम बात कर रहे हैं गति की, मोशन। हम देख रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान के स्रोत को। रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम देखते ही हैं चीजों को हिलते डुलते। गाड़ियां चलती हैं, पंछी उड़ते हैं, यहां तक कि हमारे अंदर खून भी बह रहा है, वो भी तो गति है। बिल्कुल। लेकिन इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना वो थोड़ा अलग है। आज हम इसी के बेसिक समझने वाले हैं कि चीजें चलती कैसे हैं, हम उन्हें कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और ये चाल, वेग, त्वरण, ये सब क्या बला है। तो चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि गति ना हमेशा रिलेटिव होती है, सापेक्ष। मतलब कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है, ये इस पर डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे सोचिए, आप बस में बैठी हैं, हाँ। तो बाहर के पेड़ आपको पीछे जाते हुए लगेंगे। हाँ, लगते हैं। पर कोई बाहर सड़क पर खड़ा है, उसे तो आप और बस दोनों चलते हुए दिखेंगे। सही बात। और बस के अंदर जो आपके साथ बैठा है, वो तो आपके लिए रुका हुआ है। मतलब देखने वाले पे निर्भर करता है। बिल्कुल। इसीलिए गति बताने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट, एक निर्देश बिंदु बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट तय कर लिया, फिर ये कैसे मापे कि कोई चीज कितनी चली? यहाँ पर शायद वो दूरी और विस्थापन वाला चक्कर आता है। हाँ, वही। मान लीजिए कोई चीज बिंदु ओ से चलना शुरू करती है। वो 60 किलोमीटर दूर ए तक गई, फिर वापस मुड़ी और 35 किलोमीटर पीछे सी तक आ गई। तो कुल कितना चली? 60 जमा 35, 95 किलोमीटर। हाँ, वो हुई कुल तय की गई दूरी, मतलब रास्ते की पूरी लंबाई। लेकिन एक और चीज है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? वो है शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे कम सीधी दूरी, दिशा के साथ। तो पिछले उदाहरण में अगर O 0 पर था, A 60 पर, तो C कहाँ होगा? 60 से 35 पीछे, यानी 25 पर। अच्छा, हाँ। तो विस्थापन हुआ सिर्फ 25 किलोमीटर, भले ही दूरी 95 किलोमीटर थी। और अगर वो O से A जाकर वापस O पर ही आ जाता? तो दूरी तो हो गई 60 जाना 60 आना, 120 किलोमीटर। हाँ। लेकिन विस्थापन, शुरू भी O पर, खत्म भी O पर। तो विस्थापन 0, 0। अरे, ये तो बड़ा फर्क है। दूरी 120 किलोमीटर, विस्थापन 0। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भौतिकी में, मतलब फिजिक्स में, कई बार विस्थापन ज्यादा मायने रखता है दूरी से। अच्छा। जैसे कितना काम हुआ या बल का असर क्या हुआ, वो विस्थापन से तय होता है। ओके, तो ये हुई स्थिति और दूरी, विस्थापन की बात। पर रफ्तार का क्या? कोई चीज कितनी तेज चल रही है? हाँ, उसके लिए हम यूज करते हैं चाल, यानी स्पीड। इकाई समय में कितनी दूरी तय की। सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल। लेकिन अगर हम रफ्तार के साथ साथ ये भी बताएं कि किस दिशा में, तो वो बन जाता है वेग, वेलोसिटी। तो चाल और वेग में सिर्फ दिशा का ही फर्क है? हाँ, मुख्य फर्क वही है, दिशा जुड़ते ही वो वेग बन जाता है। वो उषा के तैरने वाला उदाहरण था ना किताब में, उससे समझ आएगा ये। हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, एक कोने से दूसरे कोने तक गई और फिर वापस आ गई। कुल कितना तैरी? 90 जाना 90 आना, 180 मीटर। और उसे टाइम लगा 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड। तो उसकी औसत चाल कितनी हुई? 180 मीटर बटे 60 सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। सही, ये हुई औसत चाल। लेकिन उसका औसत वेग कितना हुआ? वेग में तो दिशा भी होती है। वो तो वापस वहीं आ गई जहां से शुरू किया था। हाँ, तो उसका कुल विस्थापन कितना हुआ? 0। तो औसत वेग 0 बटे 60 सेकंड। 0 मीटर प्रति सेकंड। अरे वाह, मतलब चाल तो 3 मी से थी, पर औसत वेग 0। बिल्कुल, क्योंकि विस्थापन 0 था। है ना मजेदार? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो अगर वेग बदल रहा हो, चाहे रफ्तार बदले या सिर्फ दिशा, तब क्या होता है? तब हम कहते हैं कि वस्तु में त्वरण है, एक्सेलरेशन। त्वरण, एक्सेलरेटर वाला त्वरण। वही, त्वरण का मतलब है वेग में बदलाव की दर, टाइम के साथ वेग कितना बदल रहा है। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव है, और अगर घट रहा है, जैसे ब्रेक लगाने पर, तो त्वरण नेगेटिव होता है। उसे मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। या महसूस भी करते हैं ना, गाड़ियां चालक तेज हो या ब्रेक लगे। हाँ, वो जो सीट में पीछे या आगे धक्का लगता है, वो त्वरण का ही असर है। वो राहुल की साइकिल वाला उदाहरण क्या था? हाँ, राहुल साइकिल चलाना शुरू करता है। वो 30 सेकंड में 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेता है। तो त्वरण कितना हुआ? वेग में बदलाव हुआ 6, 0 बराबर 6 मी से। समय लगा 30 सेकंड।
तो त्वरण हुआ 6/30 यानी 0.2 मीसे स्क्वायर। और जब वो ब्रेक लगाता है तब मान लो उसकी रफ्तार 5 सेकंड में 6 मीसे से घटकर 4 मीसे हो जाती है तो वेग में बदलाव हुआ 4/6 बराबर -2 मीसे और समय लगा 5 सेकंड। तो त्वरण हुआ -2/5 यानी -0.4 मीसे स्क्वायर। नेगेटिव त्वरण मतलब मंदन। समझ गया। अच्छा, इन सबको दिखाने के लिए ग्राफ भी तो होते हैं। हाँ, ग्राफ बहुत काम के होते हैं। दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। उनसे क्या पता चलता है? जैसे दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है, स्लोप, वो चाल बताता है। ढलान जितनी ज्यादा, चाल उतनी तेज। और वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण बताता है। अच्छा। और एक और बहुत काम की चीज, वेग समय ग्राफ में जो रेखा बनती है उसके और टाइम वाली लाइन के बीच का जो एरिया होता है, हाँ? वो एरिया वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ओह, ये तो कैलकुलेशन में काम आता होगा। बहुत। अच्छा, एक और तरह की गति है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे गोल ट्रैक पर कोई दौड़ रहा हो या धरती के चारों ओर सैटेलाइट घूम रही हो। हाँ, इसमें क्या होता है कि चाल मतलब स्पीड तो एक जैसी रहती है, कांस्टेंट, हाँ पर दिशा वो तो लगातार बदल रही है, हाँ, हर पल। सही बात है। गोल घूमते हुए दिशा तो बदलती ही रहेगी। और अगर दिशा बदल रही है तो इसका मतलब क्या बदल रहा है? वेग, क्योंकि वेग में दिशा होती है। बिल्कुल। तो अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण है या नहीं? हाँ, होगा। अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण होगा। सही। इसीलिए एक समान वृत्तीय गति भी एक त्वरित गति है, एक्सेलरेटेड मोशन है, भले ही स्पीड एक जैसी हो। ये दिलचस्प है, मतलब स्पीडोमीटर एक ही रीडिंग दिखाए फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, वो पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाने वाला प्रयोग देखा है? हाँ, किया भी है बचपन में। जब उसे घुमाते घुमाते अचानक छोड़ देते हैं तो पत्थर किधर जाता है? वो सीधा उड़ जाता है, ऐसे टेंजेंट की तरह। बिल्कुल, वो उस पल उसकी गति की दिशा थी। वृत्तीय गति में हर पल दिशा बदलती है, इसलिए वो त्वरित है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि गति सापेक्ष है, दूरी और विस्थापन में फर्क है, चाल और वेग में दिशा का अंतर अहम है, और वेग बदलने पर त्वरण होता है, चाहे सिर्फ दिशा बदले। हाँ, और ग्राफ इन सब को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। ठीक है। और हाँ, जाते जाते एक बात, स्रोत में नियंत्रित गति जैसे जिससे हम बिजली बनाते हैं और अनियंत्रित गति जैसे बाढ़ या तूफान, इनके असर की बात की गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ब्रह्मांड में ग्रहों की, गैलेक्सीज की जो इतनी विशाल गतियां हैं, क्या वो पूरी तरह कंट्रोल्ड और प्रिडिक्टेबल हैं, या वहां भी कुछ ऐसी अनियंत्रित, अनपेक्षित चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में हमें अभी और जानना बाकी है? वाह, ये तो सचमुच सोचने वाला सवाल है।